हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़ बी द एक्सीलेंस एंड बीट द एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पार्ट 4 पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो बना चुके हैं जिसमें फुल एनालिसिस किए हैं। हम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो पार्ट 4 में आज हम लोग देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड इट्स एनालिसिस। स्लोप और डिफ्लेक्शन और उसका एनालिसिस जो भी है उसको देखेंगे। कॉलम एंड स्ट्रट कंप्लीट थ्योरी और इट्स एनालिसिस। कॉलम और स्ट्रट का कंप्लीट थ्योरी देखेंगे और इसका फुल एनालिसिस देखेंगे, कैसे किस प्रकार से वर्क करता है। तो और भी जो भी टॉपिक बचे हुए हैं तो सबका हम आज हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें सटीक आंसर दिया हुआ है हिंदी मीडियम में। शुरू से अंत तक आप अच्छे से देख लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से करके आएंगे, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में फ्रेंड्स लोगों ने कमेंट भी किया था, कुछ लोग लाइक भी किए कि पीडीएफ बहुत अच्छा है, तो हमने आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी दे दिया हूँ, बुक का भी लिंक दे दिया हूँ। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप फुल एनालिसिस अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा में आप एक सब्जेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पढ़ करके जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन लिख करके आएंगे। इसके साथ ही साथ जो लोग एसएससी जेईई या फिर ट्रिपल एससी के जेईई के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी विशेष ही यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें सटीक आंसर दिया हुआ है कि जो भी आएगा आप देखेंगे तो खट से मार देंगे, उसमें ऑप्शन आपका मिस गलत नहीं होगा। आप अच्छे शुरू से अंत तक, इसलिए मेरा वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इसके बाद हम एक एक टॉपिक पर फुल एनालिसिस भी करेंगे अच्छे से। अगर इसमें जो भी क्लियर नहीं होगा तो आप बाद में भी क्लियर कर लेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि आज हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन और उसका एनालिसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अधिकतम विक्षेप तथा ढलान। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हम लोग एग्ज़ाम रिफ्रेशर के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट लगभग आते हैं हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। और ये श्योर है कि इसके अतिरिक्त कहीं से आएगा भी नहीं, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से। तो पहला जैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर यदि संकेंद्रित भार अधिकतम ढलान बी पर थीटा बी है, तो अर्थात ये कैंटिलीवर बीम है, इस पे पॉइंट लोड अर्थात सेकेंडरी भार डब्ल्यू वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट बी है। अब इस पर जो भी स्लोप अगर है तो वो थीटा बी है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, वाई बी होगा। तो डिफ्लेक्शन तो हम देखेंगे ढलान क्या होगा, थीटा बी बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान ई आई, WL² और अधिकतम ढलान क्या होगा, ये वाई बी। स्लोप ये हो यहाँ पर होता है, ढलान यहाँ पर होता है, तो ढलान क्या होगा, वाई बी होगा। तो वाई बी बराबर क्या होगा, WL³/3EI। तो ये स्लोप और डिफ्लेक्शन अगर कैंटिलीवर बीम पर पॉइंट लोड लग रहा है तो। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं कि यदि कैंटिलीवर पॉइंट लोड के स्थान पर यदि यूडीएल लगा हो, यूडीएल लगाया जाए तो क्या होगा। कैंटिलीवर बीम पर अगर पॉइंट लोड के बजाय यूडीएल लगा हो, कैंटिलीवर पूर्ण लंबाई पर डब्ल्यू प्रति इकाई लंबाई का समवितरित भार अर्थात यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हो, तो यहाँ पर देखेंगे इस पे क्या होगा, ढलान तो वाई बी यहाँ से यहाँ तक, ये ढलान यहीं पर हमेशा होगा। डिफ्लेक्शन तो यहाँ पर वाई बी ही होगा, ढलान यहाँ पर होगा थीटा बी। तो हम देखते हैं इसमें ढलान क्या होगा, थीटा बी बराबर WL³/6EI होता है यहाँ पे, और ढलान WL³/6EI। और विक्षेप क्या होगा, वाई बी। विक्षेप वाई बी बराबर ये हो जाएगा कि वाई बी बराबर WL²L³/8EI। WL⁴ विक्षेप क्या होगा कि वाई बी बराबर WL⁴/8EI। ढलान क्या होगा, WL³/6। ये एसएससी जेईई में लगभग क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अगर आप लोग देख लेंगे पीडीएफ भी ले करके उसे अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसमें का। लगभग हम लोग उन्हीं सब टॉपिक पर बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम पर
यदि सिंपली सपोर्टेड बीम पर अब अभी तक कैंटिलीवर पर था, सिर्फ यही दो लोड ही अक्सर आते हैं, इसलिए हम लोग पॉइंट लो या यूडीएल देखें। अब वही कैंटिलीवर के स्थान पर सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, जिस पे पॉइंट लोड डब्ल्यू अगर लग रहा है तो इसका देखिए ढलान यहाँ पर होगा एक थीटा ए और थीटा बी, अर्थात दोनों तरफ ये ढलान सेम ही होगा। और लोड डब्ल्यू लग रहा है अगर, तो ढलान क्या होगा कि थीटा ए चाहे थीटा बी निकालें, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16 होगा। डब्ल्यू ए बराबर यहाँ पर हमने ढलान निकाला डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16 और स्लोप ये यहाँ से यहाँ तक अर्थात वाई होगा। ये कोई पॉइंट नहीं, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं बी, अगर सी मान लेते हैं तो वाई सी हो जाएगा। तो हम इसका भी देख लेते हैं कि स्लोप क्या होगा। तो स्लोप देखते हैं, स्लोप देख लेते हैं। तो स्लोप देखते हैं कि वाई सी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपान 48 तो इस तरह से वाई बी बराबर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम था, ये दो लोड लगे हुए थे और एक यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड मिडिल में लगेगा तो ये इस तरह से स्लोप करेगा। ये जो होगा ये इसका ढलान होगा, ये इसका डिफ्लेक्शन विक्षेप होगा अर्थात वाई मान लेते हैं। और यहाँ पर ढलान दो होगा, एक यहाँ एक ए और बी पर दोनों होगा। तो जो ए पर हो वो पॉजिटिव होगा, बी पर जो होगा वो निगेटिव होगा। तो थीटा बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16 मान वही रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस में हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ए पर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो थीटा ए बराबर क्या हो जाएगा कि डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16 पॉजिटिव ये होगा, ये निगेटिव होगा। और डिफ्लेक्शन क्या होगा कि विक्षेप क्या होगा, वाई सी बराबर डब्ल्यू एल की क्यूब अपान 48 48 होता है। तो इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम। आगे हम लोग देखते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर यूडीएल लोड लग रहा है तो क्या करेंगे कि शुद्धालंब धरण पर यदि पूर्ण लंबाई पर डब्लू प्रति इकाई लंबाई का संवितरित भार लगा है तो क्या यूडीएल लगा है अर्थात डब्लू प्रति इकाई लंबाई का लग रहा है, तो जाहिर सा है कि इसमें विक्षेप अर्थात डिफ्लेक्शन वाई तो मिडिल पॉइंट पर ही होगा। स्लोप दोनों तरफ होगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, अर्थात एक तरफ ए की तरफ पॉजिटिव होगा बी की तरफ निगेटिव होगा। तो थीटा ए बराबर डब्ल्यू एल क्यूब अपान 24 थीटा बी बराबर डब्ल्यू एल क्यूब अपान 24 माइनस ये थीटा बी माइनस हो जाएगा, थीटा ए प्लस हो जाएगा। फिर और इसका स्लोप डिफ्लेक्शन क्या होगा, विक्षेप क्या होगा कि अधिकतम विक्षेप बिंदु सी पर होगा, यहाँ पर सी पॉइंट जैसे मान लेते हैं। तो वाई सी बराबर 5 डब्ल्यू एल के पावर 4/384 अर्थात डिफ्लेक्शन यहाँ पर ये अगर यूडीएल लगा हो तो 5 डब्ल्यू एल 4/384 तो इस तरह से फ्रेंड्स, बस इससे ज़्यादा और कहीं से नहीं आता है, जब भी आएगा इसी में से ही आएगा। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टड कॉलम और स्टड कॉलम और एंड स्टड देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कॉलम क्या होता है। किसी ढांचे या मशीन का वह ऊर्ध्व सतह, किसी ढांचे या मशीन का वह ऊर्ध्व सदस्य जिस पर सदैव संपीड़न बल या भार कार्य करता है कॉलम कहलाता है। जैसे इमारतों के खंभे जिनके सहारे छत टिकी रहती है, अर्थात कोई भी हो वर्टिकल मेंबर जिस पर सदैव, ये हम मान लेते हैं कोई पिलर है कोई खंभा है, इस पर अगर कोई लोड रख देंगे तो ये क्या होगा, ये दबेगा तो ये इस तरफ से दबेगा, फर्श में है तो इधर दबेगा है, ऊपर से भी दबेगा। तो इस पर हमेशा कंप्रेसिव लोड लगे और वो भी एक्सियल लगे, अर्थात अगर ये ऐसे रहे और इस तरफ से अगर लगाएंगे तो ये कॉलम नहीं होगा बल्कि ये स्ट्रट हो जाएगा, ये स्ट्रट हो जाएगा, ये कॉलम होगा, ये कॉलम होगा। कॉलम जब भी होगा ये वर्टिकल, ये स्ट्रट होगा। अगर वर्टिकल न होकर के अगर अलग हो जाएगा तो वो स्ट्रट हो जाएगा, वर्टिकल रहेगा कॉलम, वो भी कंप्रेसिव लोड लगे। तो वही चीज़ है कि किसी, फिर से परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि फिर से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉलम क्या होता है, किसी ढांचे या मशीन का वह ऊर्ध्व सतह या सदस्य जिस पर सदैव संपीड़न बल कार्य करता है कॉलम कहलाता है। जैसे इमारतों में खंभे जिनके सहारे छतें टिकी रहती हैं, तो ये खंभे जैसे इमारतें होती हैं यहाँ ऊपर और इस पर छतें टिकी रहती हैं इस तरह से, तो ये क्या हुआ कॉलम।
और स्ट्रट हम लोग देख लेते हैं कि यह ढांचे का या मशीन किसी भी स्थिति में वह सदस्य है जिस पर अक्षीय संपीड़न बल या भार लगता है, जैसे छड़ों या पुलों की कैंचियों के लगे सदस्य का संपीड़न भार। फ्रेंड्स, इसमें भी अगर देखें तो कंप्रेसिव एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है, लेकिन स्ट्रट जो होता है ये वर्टिकल नहीं होता है, बल्कि ये इंक्लाइंड हो सकता है, किसी भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, लेकिन ये वर्टिकल नहीं होगा। अगर वर्टिकल रहेगा तो ये कॉलम होगा, नहीं तो ये स्ट्रट हो जाएगा। तो इस तरह से आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब अगर कॉलम है तो कॉलम क्या है, ये थोड़ा सा अगर इस पर लोड जितना लग रहा है बैलेंस है तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, अर्थात बकलिंग हो जाता है या भंग हो जाता है। तो उसको हम देखते हैं किस तरह से भंग होता है। पहला क्या है कि संपीड़न में कोई सदस्य दो प्रकार से भंग हो सकता है। संपीड़न में कोई सदस्य दो प्रकार से भंग हो सकता है, अर्थात ऊपर से लोड लगाएंगे दो प्रकार से भंग हो सकता है। कौन, कैसे कैसे? पहला, सीधे संपीड़न बल के से कुचल कर, सीधे इतना लोड लगा दिया जाए कि ये कॉलम क्या है, कुचल जाए। दूसरा, बहकाव या बकलिंग से, या तो लोड जो भी लगे थोड़ा सा इधर लगे या आगे पीछे लग जाए, जिससे ये थोड़ा सा बहक जाए, अर्थात अपने डायरेक्शन से अलग हो जाए, तो ये भंग हो सकता है, अर्थात नष्ट हो सकता है, असफल हो सकता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्या है, आदर्श कॉलम। एक आदर्श कॉलम वह है जो पूर्ण रूप से सीधा सर्वांगसम पदार्थ वाला, एक सी बनावट वाला, पूर्ण अथवा विक्षेप भारित हो, अर्थात आदर्श कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटेक्निक में 2-4 नंबर 5 नंबर आ जाता है लिखने के लिए। आदर्श कॉलम क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए या इसको व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि आदर्श कॉलम वह है जो पूर्ण रूप से सीधा सर्वांगसम पदार्थ वाला, एक सी बनावट वाला, पूर्ण तथा अक्षीय भारित हो, आदर्श कॉलम कहलाता है। कॉलम के बहक कर असफल होने के निम्न कारण हैं। पहला तो है सीधे कुचल गया, तब तो उसके कोई रूल्स नहीं होगा, लेकिन बहक कर अगर कुचल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका कई कारण हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं। पहला कारण क्या है कि कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा न होना, अर्थात कॉलम पूर्ण रूप से सीधा नहीं है तो वो क्या होगा कि कुचल कर बहक जाएगा, अर्थात कॉलम पूर्ण रूप से सीधा नहीं, अगर थोड़ा सा तिरछा है तब भी ये। दूसरा क्या है, कॉलम का पदार्थ सर्वांगसम, अर्थात एक जो भी मटेरियल यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर हो, यहाँ पर मजबूत हो, या कहीं पर कमज़ोर मजबूत, अर्थात हर जगह इसकी स्ट्रेंथ इक्वल ना हो, तो वो क्या होगा, तब भी कॉलम असफल हो सकता है, वो भी बहक कर। और दूसरा क्या है, सभी स्थानों पर बनावट समान न होना, सभी स्थान पर बनावट समान नहीं रहे, तभी वो कहीं पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है कहीं पर कम है, इसलिए वो बहक सकता है। पूर्णतया अच्छी भार न लग पाना, ये भी श्योर है कि अगर एक्सियल नहीं लग करके थोड़ा सा अगल बगल लग रहा है तब भी ये जिस तरफ ज़्यादा लग रहा है उस तरफ बहक जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए, कि आप लोग आसानी से लिख लेंगे, एकदम सिंपल सी है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, बहकाव गुणांक तनुतानुपात। अगर बहकता है तो उसको कंट्रोल भी करना है, नहीं तो कॉलम जो भी बनाएंगे वो सही से सक्सेस नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको कैसे हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात अर्थात सिलेंडरनेस रेशियो, किसी कॉलम की समतुल्य प्रभावी लंबाई यल तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र घूर्णन त्रिज्या के अनुपात को उसका कॉलम का तनुता अनुपात या सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं, जो कि आ जाता है लगभग। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं कि तनुता अनुपात क्या होगा, किसी कॉलम की समतुल्य या प्रभावी लंबाई यल तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र से न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या के अनुपात को उस कॉलम का तनुता अनुपात कहते हैं। तनुता अनुपात अर्थात सिलेंडरनेस रेशियो बराबर प्रभावी लंबाई यल और लेस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के। अर्थात हम मान लेते हैं कोई कॉलम है, ये मान लेते हैं कोई छत है और इस पर कोई कॉलम टिका हुआ है। अब इसका हम इफेक्टिव लेंथ देखेंगे तो जो करेक्ट लेंथ होता है वही इसका इफेक्टिव लेंथ होता है। अब ये बहक रहा है तो किसी, अगर यहाँ पर एक्स के अतिरिक्त इधर अगर लोड लगेगा तो ये किधर बहकेगा, अर्थात इधर ये इस तरफ ऐसे ऐसे बहक जाएगा। तो ये केंद्र से जो ये दूरी होती है ये लेस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के होता है, अर्थात L/K बराबर क्या होगा, तनुता अनुपात होगा। अगला देखते हैं, बहकाव गुणांक या बकलिंग फैक्टर।
स्ट्रट की दशा में तनुतानुपात को बहकाव गुणांक या बकलिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तनुतानुपात को ही बकलिंग फैक्टर या बहकाव गुणांक भी कहते हैं, अर्थात L/K को। नेक्स्ट, कॉलम के प्रकार। कॉलम कितने टाइप के होते हैं उसको देख लेते हैं। कॉलम दो प्रकार से होते हैं, एक एक्सियल अक्षीय भारित होते हैं, दूसरा उत्केंद्र भारित होते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं कॉलम के प्रकार, अर्थात भार के आधार पर। भार के आधार पर कॉलम क्या होगा, दो प्रकार का होगा। पहला हम लोग देखेंगे क्या, भार के आधार पर। भार के आधार पर क्या होगा कि दो प्रकार का होगा, अक्षीय भारित कॉलम, उत्केंद्र भारित कॉलम। अक्षीय भारित कॉलम क्या होगा, कोई भी कॉलम है, ये मान लेते हैं कॉलम है, अब इस पे एक्सिस पर अगर भार लग रहा है तो अक्षीय भारी है, एक्सिस के अतिरिक्त अगर कुछ दूरी पर लग रहा है तो ये यही उत्केंद्रित भारित यही होता है। तो ये क्या होगा, उत्केंद्रिक, इसको ई द्वारा, कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको तो डब्ल्यू अगर भार जो भी है उसके। तो ये दो प्रकार का होगा, एक यहाँ पर या तो यहाँ, और कहीं इसमें भार नहीं लग सकता कॉलम पर, या यहाँ जहाँ भी लगेगा केंद्र को छोड़कर वो उत्केंद्रित ही होगा। तो दो प्रकार का होगा। दूसरा क्या होगा, तनुता के आधार पर। तनुता के आधार पर और भी देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो तनुता के आधार पर कॉलम कितने प्रकार के होते हैं, तनुता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, A, B, C, तीनों को देख लेते हैं। ये पहला होता है छोटे कॉलम। छोटे कॉलम अर्थात जिसकी तनुतानुपात 30 से कम होती है, जिसकी तनुतानुपात 30 से कम होती है, छोटे कॉलम होते हैं। दूसरा मध्यम कॉलम, जिसकी तनुतानुपात 30 और 120 के बीच होता है, उसे मध्यम कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट, लंबे कॉलम, जिसकी तनुतानुपात 120 से अधिक होता है, उसे लंबे कॉलम कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। पॉलिटेक्निक में तो 100% आना है, SSC JEE और RRB JEE में भी आता है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तीसरा क्या है, सिरों की स्थितियों के आधार पर। पहला क्या है कि दोनों सिरे कब्जेदार कॉलम हो, या तो कोई कॉलम है दोनों तरफ, या तो यहाँ पर इस तरफ और A और B दोनों तरफ या हो, A और B दोनों तरफ यहाँ और यहाँ कब्जे लगा हो। दूसरा क्या है कि एक सिरा फिक्स और दूसरा सिरा स्वतंत्र, यहाँ पर या तो एक ऐसा कॉलम हो कि यहाँ पर कुछ न हो, अर्थात ऐसा कॉलम हो एक सिरा फिक्स नीचे की तरफ फिक्स कर दिया जाए और ऊपर स्वतंत्र कर दिया जाए। तो और एक क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि दोनों तरफ फिक्स कर दिया जाए। दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या कि एक सिरा कब्जेदार दूसरा फिक्स, एक तो फिक्स ही कर देते हैं यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर कब्जे लगा करके इसको ऐसे रोक दिया जाए, दोनों सिरे फिक्स कर दिया जाए। तो दोनों सिरे को क्या करेंगे, फिक्स कर दें। तो चार कंडीशन हो सकते हैं। तो कॉलम के प्रकार हम लोग देखें, कॉलम तीन ही टाइप से होता है, एक भार के आधार पर और तनुता अनुपात के आधार पर, सिरा स्थितियों के आधार पर। जिसमें से ही पूछेगा आप आसानी से कर सकते हैं। आशा है कि समझ में आ गया, एकदम सिंपल दिया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए ध्यान से तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आयलर सूत्र के आधार पर। ये सूत्र केवल उन्हीं कॉलम के लिए लागू होते हैं जिनकी लंबाई उनके व्यास के 30 गुने से अधिक होती है। आयलर सूत्र केवल लंबे कॉलम के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात छोटे कॉलम के लिए आयलर का फार्मूला नहीं लगाया जाता। आयलर का सूत्र हम लोग क्या देते हैं, फिर से देख लेते हैं कि ये सूत्र केवल उन्हीं कॉलम या स्ट्रट के लिए लागू होते हैं जिनकी लंबाई उनके व्यास के 3 गुने से अधिक होती है। आयलर सूत्र जब भी यूजफुल होगा तो वो लंबे कॉलम के लिए, अर्थात जिसकी तनुता अनुपात जिसकी अनुपात 120 से अधिक होगी वहीं पर लागू होगा। आयलर सूत्र का फार्मूला क्या है कि PE बराबर पाई स्क्वायर EI/L²। आयलर फार्मूला PE बराबर पाई स्क्वायर EI/L², जहाँ पर L बराबर क्या है, इफेक्टिव लेंथ हो गया, प्रभावी लंबाई, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E यंग मापांक हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि कॉलम चार प्रकार से, चारों का हम लोग अलग अलग से देखते हैं कि अगर कंडीशंस आते हैं सबके लिए तो क्या क्या होता है, तो उसको देख लिया जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहला हम लोग देखते हैं कि दोनों सिरों पर कब्जेदार, अगर कॉलम दोनों सिरे पर कब्जे लगे हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि ये कॉलम हो गया, यहाँ पर कोई कब्जा लगा है, यहाँ पर कोई कब्जा लगा हुआ है, दोनों सिरे कब्जेदार हैं, तो प्रभावी लंबाई इसका L बराबर क्या होगा, L बराबर स्मॉल में L तो हम रख देंगे यहाँ पे, अगर इसमें आयलर फार्मूले में यहाँ पर रखेंगे तो पाई स्क्वायर EI/L², मतलब ये स्मॉल L² हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक सिरा फिक्स और दूसरा स्वतंत्र है।
अर्थात यहाँ पर क्या है कि एक सिरे को तो फिक्स कर दिया गया लेकिन दूसरा स्वतंत्र है, अर्थात यहाँ पर L बराबर 2L हो जाएगा। अर्थात जब ये बकल होगा तो ये आसानी से अपना दुगना हो जाएगा, L बराबर 2L हो जाएगा। तो L के स्थान पर हम क्या करेंगे 2L रख देंगे, यहाँ L स्थान पर 2L रखेंगे तो ये 4L स्क्वायर पाई स्क्वायर या अपन 4L स्क्वायर। एक सिरे फिक्स, नेक्स्ट तीसरा है कि एक सिरा फिक्स और दूसरा स्वतंत्र अगर है तो क्या करेंगे, तीसरा देखेंगे एक सिरा फिक्स और दूसरा कब्जेदार अगर है तो L बराबर क्या हो जाएगा, L/√2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर रखेंगे तो L/√2 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ तो 2 पाई स्क्वायर EI/L स्क्वायर हो जाएगा। चौथा हम लोग देखते हैं कि दोनों सिरा अगर फिक्स है तो L बराबर हाफ हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। अगर दोनों सिरा फिक्स है तो L बराबर क्या, अगर दोनों, चौथा हम लोग देखेंगे दोनों सिरा फिक्स है तो L बराबर L/2 हो जाएगा तो पाई स्क्वायर EI/L स्क्वायर। L/2 तो ये L/2 रहेगा, ये 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर EI/L स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा। तो चारों अच्छे से याद कर लीजिए, ये SSC JEE वालों या RRB JEE में लगभग आ जाता है। आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि अच्छे से कर सकिए। नेक्स्ट टॉपिक, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि पहला कॉलम हमने सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए पढ़ा ILR का फार्मूला, लेकिन अब छोटे जो कॉलम हैं उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए रैकिंग गॉर्डन फार्मूला यूज होता है। और ये फार्मूला एक ऐसा बना हुआ है जो कि लॉन्ग और स्मार्ट अर्थात छोटे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में यूज होता है। तो हम लोग सबको देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है कि बहुत छोटे कॉलम तो सीधे संपीड़न प्रतिबल के कारण भंग होते हैं तथा लंबे कॉलम बहकने के कारण भंग होते हैं, जिनके लिए आयलर सूत्र लागू होते हैं। तो अब यह क्या है कि यदि किसी पदार्थ का अंतिम प्रतिबल अंतिम संपीड़न में FC और काट का क्षेत्रफल ये है तो छोटे कॉलम के भंग होने के लिए भार क्या होगा, PC बराबर FC/A हो जाएगा। यदि उसी पदार्थ के लंबे कॉलम के लिए बहकाव भार PC है तो मध्यम कॉलम के लिए भंग होने के लिए रैकिंग सूत्र के अनुसार PR भार निम्न प्रकार से दिया जाता है। अर्थात जो शॉर्ट कॉलम है वो तो क्रशिंग के कारण भंग हो जाएगा, उसका कोई व्याख्या नहीं, लेकिन लंबा कॉलम जो होगा वो आयलर फार्मूला के द्वारा बकल होगा तो उसको देखेंगे। मध्यम कॉलम जो होगा वो रैकिंग, लेकिन रैकिंग गॉर्डन ऐसा है कभी कभी SSC JEE RRB JEE में बहुत से क्वेश्चन आए हैं किसके लिए फॉलो होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये शॉर्ट लॉन्ग मीडियम सबके लिए फॉलो होता है रैकिंग गॉर्डन फार्मूला। अब इसका एनालिसिस देखते हैं क्या है कि 1/PR बराबर 1/PC प्लस 1/PE। 1/PR बराबर, तो अब PC PE का LCM ले लेंगे तो देखिए PE PC कैलकुलेट कर लेंगे, भाग देंगे यहाँ PE प्लस PC अपान PC प्लस PE। तो R का मान यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया, PE और PE का डिवाइड कर देंगे तो PC अपान, तो PE कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 1 ये चेंज कर दिए हैं तो PC 1 प्लस PC अपान PE, अर्थात ये बटे में आ जाएगा यहाँ पर PE और ये PE, तो PE यहाँ कट जाएगा 1 होगा और ये PC तो 1 प्लस ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि PC बराबर FC/A रख दिए, PC बराबर यहाँ पर FC/A और 1 प्लस PC बराबर FC/A और PE बराबर पाई स्क्वायर EI/L स्क्वायर। ये अगर उल्टा करेंगे तब 1 निकाल रहे हैं इसलिए 1/PE है, इसलिए ये चेंज हो जाएगी L स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर EI, ये हो जाएगा FC/1 प्लस FC बटे पाई स्क्वायर EI। यहाँ पर देखते हैं अभी हम लोग लेस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन देखे थे कि I बराबर AK स्क्वायर, यहाँ से रख देंगे AK का मान तो A से कैंसिल हो जाएगा, L/K का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो FC अपान पाई स्क्वायर EI बराबर A रैकिंग, जो कि रैकिंग स्थिरांक है ये, तो यहाँ पर हम लोगों ने A रख दिया तो L/K का होल FC/A 1 प्लस, जहाँ पर A क्या है कि कॉलम के काट का क्षेत्रफल है, FC क्या है कि क्रशिंग के कारण जो बहक रहा है कॉलम नष्ट बहक रहा है वो है। L बराबर इसका लेस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, K बराबर लेस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, L बराबर इफेक्टिव लेंथ, A बराबर कांस्टेंट रैकिंग स्थिरांक जो FC बटे पाई स्क्वायर EI, इसमें रख करके आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट लिखने के लिए दे देता है कि एक्सप्लेन करने के लिए, या तो SSC JEE PSSC में डायरेक्ट ये ऑप्शन पूछ लेता है या कभी कभी पूछता है कि रैकिंग गॉर्डन किस कॉलम के लिए यूज किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स।
बस आज यहीं तक, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी वीडियो मैं बनाऊंगा जिससे आप लोगों के पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।